तो आइए प्रश्न भी सोचकर बनाने वाला है कि न है? सोचकर बनाने वाले प्रश्नों की सिलसिला आपके सामने फिर से शुरुआत कर रहे हैं। तो इधर उधर कोई भटक गए हैं बता दीजिएगा कि टैलेंटेड लोगों की पहली पसंद फिर से शुरू हो गया है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं एम्फीबिया वर्ग की नहीं है? एम्फीबिया वर्ग बताने की कोई जरूरी नहीं है। तो एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु को रखा गया है जो जल और स्थल दोनों पर रहने के योग्य है। तो जल और स्थल दोनों पर रहने के योग्य जंतुओं को ही उभयचर वर्ग में रखा गया है। और सबसे चर्चित जीव मेढक है, ये तो आप जानते ही हैं। सबसे चर्चित जीव मेढक, ठीक है। सबसे चर्चित जीव इसका मेढक है, जो आप सब जानते होंगे कि उसके बाद एक दो नाम और भी आप जानते होंगे, जैसे क्या, टोड, ठीक है। और एक नाम सालमेंडर, उसके बाद इक्थियोफिस, क्योंकि इसलिए बता दिए कि नाम में लगा हुआ फिश है बेचारा उभयचर। तो मेढक, टोड, सालमेंडर, इक्थियोफिस, ये सभी एम्फीबिया वर्ग के जीव हैं और ये सभी में क्षमता है कि जल के भीतर भी घोंसला बना सकता है, जल के ऊपर भी रह सकता है। तो इसी तरह की कौन सी विशेषताएं एम्फीबिया वर्ग के नहीं है? ये जल और स्थल दोनों पर निवास करने में सक्षम होते हैं, बिल्कुल दोनों पर निवास करने में सक्षम। यह अनियत तापी या शीत रक्तीय जंतु है, बिल्कुल अनियत तापी या शीत रक्तीय, या अंग्रेजी में इसे कहते हैं क्या, कोल्ड ब्लडेड, यानी अनियत तापी या शीत रक्त। अनियत तापी का मतलब हुआ कि जिनका शारीरिक तापमान वातावरण के अनुसार बदलते रहता है। थोड़ा आवाज को कम कीजिएगा। ऐसे जंतु जिसके शारीरिक तापमान वातावरण के अनुसार बदलते रहता है, उसे ही क्या कहते हैं, अनियत तापी। अनियत तापी का मतलब जो नियत नहीं है, जिसके शरीर का ताप नियत नहीं है, बदलते रहता है, उसे क्या कहते हैं, अनियत तापी। ये भी सही है। सारे के सारे एम्फीबिया वर्ग के जीव अनियत तापी है, अर्थात उनके शारीरिक तापमान वातावरण के अनुसार क्या होते रहता है, बदलते रहता है। वातावरण का तापमान बढ़ गया तो उसके शरीर का तापमान भी बढ़ जाएगा, वातावरण का तापमान घट गया तो उसका शरीर का तापमान भी घट जाएगा। जैसे हम लोग नियत तापी है, वातावरण में कुछ हो हम लोग 37 डिग्री सेल्सियस बने रहेंगे। मानव जो कि स्तनधारी वर्ग का है, सभी के सभी स्तनधारी नियत तापी होते हैं, जबकि मछली वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग क्या होते हैं, अनियत तापी में एम्फीबिया ही नहीं आते हैं। मछली भी क्या होते हैं, सरीसृप भी क्या होते हैं। तो ये भी सही है। इनकी त्वचा पर ग्रंथियां नहीं होती, जिनके कारण इसकी त्वचा शुष्क यानी ड्राई होता है, ये गलत है। एम्फीबिया वर्ग के त्वचा में, एम्फीबिया वर्ग के जीव के त्वचा में ग्रंथि पाई जाती है और उस ग्रंथि से लगातार तैलीय पदार्थ स्रावित होते रहते हैं, जिसके कारण एम्फीबिया का त्वचा शुष्क नहीं बल्कि चिपचिपा होता है। मेढक को कभी पकड़े होंगे तो हाथ से फिसल गया होगा, क्यों? तो उनका त्वचा शुष्क नहीं चिपचिपा होता है। मेढक के या सारे एम्फीबिया वर्ग के जंतु के त्वचा में ग्रंथि होती है और उन ग्रंथि से तैलीय पदार्थ, ऑयली सबस्टेंस निकलते रहते हैं और उनका त्वचा चिपचिपा होता है। ये गलत है। ड्राई शरीर होता है किसका,
ड्राई शरीर होता है किसका? सरीसृप का। मछली और सरीसृप के त्वचा में कोई ग्रंथियां नहीं होती है, जिसके कारण इनके त्वचा जो होते हैं क्या होते हैं? शुष्क होते हैं। इनके त्वचा क्या होते हैं? मछली के त्वचा में कोई ग्रंथि नहीं होती, इसलिए मछली के त्वचा क्या होते हैं? शुष्क होते हैं। अब मछली जल में रहता है तो उसका शरीर भींगा रहता है, ये अलग बात है, लेकिन उसके त्वचा पर कोई ग्रंथि नहीं होती है, इसलिए उसका त्वचा डरा है। उसी तरह सरीसृप जैसे कि सांप हो गया, घड़ियाल हो गया, मगरमच्छ हो गया, उनके भी त्वचा पर कोई ग्रंथि नहीं होती और त्वचा क्या होती है? शुष्क। तो गलत कथन कौन है? इनमें श्वसन त्वचा, गिल्स और फेफड़ों के द्वारा होता है, बिल्कुल। लेकिन एम्फीबिया वर्ग के जीव जब स्थल पर रहते हैं तो श्वसन करते हैं, जब जल में रहते हैं तो श्वसन करते हैं। तो सवाल है कि त्वचा से श्वसन कब करते हैं? हाँ, तो एम्फीबिया वर्ग के जीव में क्या पाई जाती है? निष्क्रियता। क्या पाई जाती है? निष्क्रियता पाई जाती है। जब बहुत अधिक ठंड होगा, बहुत अधिक गर्मी होगा, एक भी मेढक आपको देखने को नहीं मिलेगा, एक भी मेढक नहीं मिलेगा। कहां गया मेढक? सब चला गया है, मिट्टी के भीतर निष्क्रिय अवस्था में पड़ा हुआ है। तो अधिक गर्मी या अधिक ठंडी में मेढक निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं। वो निष्क्रिय अवस्था में तालाब, नदियों के किनारे मिट्टी में बिल बनाकर उसमें निष्क्रिय हो जाते हैं और निष्क्रिय अवस्था में वो कुछ नहीं करते हैं, केवल श्वसन करते हैं। और किससे? क्लियर? तो गलत कौन है जी? कोई दिक्कत? और उभयचर वर्ग का जंतु का हृदय 3 कक्षीय होता है। उभयचर वर्ग के जंतु का हृदय 3 कक्षीय होता है। हृदय कितना कक्षीय? उभयचर वर्ग के जितने भी जंतु हैं उसके हृदय कितना कक्षीय होता है? 3 कक्षीय होता है। तो गलत कौन है आपका? सी है। क्लियर? मछली का हृदय 2 कक्षीय, सरीसृप का भी हृदय 3 कक्षीय। सरीसृप में एक अपवाद है, मगरमच्छ, जिसका क्या होता है? 4 कक्षीय। बस वो अपवाद को छोड़कर सारे सरीसृप का हृदय 3 कक्षीय होता है। उभयचर के तरह सरीसृप का भी हृदय 3 कक्षीय, लेकिन मछली का हृदय 2 कक्षीय। कोई दिक्कत? ओके, तो पहला का आंसर क्या हो गया? सी हो गया। क्लियर हो गया ना सब कुछ? एम्फीबिया वर्ग के जीव त्वचा से श्वसन करते हैं, लेकिन किस अवस्था में? निष्क्रिय अवस्था में, और कभी नहीं वो त्वचा से श्वसन करेगा। उभयचर वर्ग का हृदय कितना कक्षीय? 3 कक्षीय। उभयचर वर्ग के जीव क्या होते हैं? अनियतापी, जिनका शारीरिक तापमान वातावरण के अनुसार बदलते रहता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी विधि बॉक्साइट अयस्क से अशुद्धियों के निराकरण हेतु उपयोग में लाया जाता है? बॉक्साइट अयस्क। बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3 2H2O, और बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रेटेड एल्यूमिना। हाइड्रेटेड एल्यूमिना। और ये एल्युमिनियम का अयस्क है, ये बताने की जरूरी नहीं है। और इस बॉक्साइट अयस्क में, बॉक्साइड अयस्क पृथ्वी के भूपर पट्टी पर जहां भी पाए जाते हैं उसमें 2 अशुद्धियां मिला होगा, एक सिलिका और दूसरा हेमाटाइट या लोहा का ऑक्साइड। यह अशुद्धि मिला ही रहता है हल्का सा, और अयस्क के साथ जो अशुद्धि मिला होता है उसे क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। तो बॉक्साइड अयस्क, जिसका रासायनिक नाम हाइड्रेटेड एल्यूमिना है,
ये पृथ्वी के भूपर पट्टी पर जहां भी मौजूद है वहां पर हल्का सा इसमें सिलिका, सिलिका यानी बालू, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को सिलिका कहते हैं। आप पृथ्वी पर जो रेत देखते हैं, बालू देखते हैं, वही क्या है? सिलिका है। तो बॉक्साइड अयस्क में मिलने वाले प्रमुख अशुद्धि कौन कौन है? सिलिका और अयस्कों में मिले अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। तो हम बॉक्साइड से एल्युमिनियम निकाले तो पहले बॉक्साइड को सफाया करना पड़ेगा, और बॉक्साइड से इसी अशुद्धि को हटाने के लिए या इसी गैंग को हटाने के लिए 3 विधि का उपयोग किया जाता है। हॉल की शुष्क विधि, बायर की आर्द्र विधि और सरपेक की विधि। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है बायर की आर्द्र विधि और सबसे कम इस्तेमाल होता है सरपेक की विधि। हालांकि वर्तमान समय की बात करिएगा, वर्तमान समय में सरपेक की विधि का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद हो गया है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्च होता है, विद्युत ऊर्जा की बहुत ज्यादा हानि होने के कारण सरपेक विधि वर्तमान में क्या हो चुका है? वर्तमान में बॉक्साइड से अशुद्धि को निकालने के लिए या तो हॉल की शुष्क विधि या बायर की आर्द्र विधि। सबसे ज्यादा चर्चित है बायर की आर्द्र, इसलिए क्योंकि इसमें जलीय विलयन का उपयोग किया जाता है, और शुष्क इसलिए इसमें जलीय विलयन का उपयोग नहीं किया जाता। क्लियर हो गया? बॉक्साइड अयस्क में कौन से प्रमुख अशुद्धि मिली होती है? सिलिका और लो ऑक्साइड। बॉक्साइड से अशुद्धि को हटाने के लिए कितने विधि का इस्तेमाल किया जाता है? लेकिन याद रखना है कि सरपेक विधि में इतनी ज्यादा विद्युत ऊर्जा का खर्च होता है, यानी सरपेक विधि इतनी ज्यादा खर्चीली है कि वर्तमान समय में इसका उपयोग पूर्णतः बंद हो गया है। बस अब प्रश्न में हमें सिर्फ मिलता है या किताबों में पढ़ने के लिए मिलता है। सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल करते हैं? क्लियर हो गया? बस समझ गए? और आप जानते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली धातु लोहा है, और दूसरा स्थान पर किसका नाम है? एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम धातु का इस्तेमाल विश्व में दूसरे स्थान पर है। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा जिन धातुओं का इस्तेमाल होता है वह लोहा है। हालांकि लोहा का इस्तेमाल इस्पात के रूप में होता है, और दूसरा सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली धातु कौन है? एल्युमिनियम है। दूसरा सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। क्लियर? लड़की झूले पर खड़े होकर झूल रही है, ठीक है। यदि वह बैठ जाए तो झूलने का दोलन काल या आवर्त काल क्या होगा? अब इसको चेक करना पड़ेगा साइंस के नियम के आधार पर। बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, क्या होगा? एक बात आप समझ लीजिए कि झूले की जो गति है वो है सरल आवर्त गति, सिंपल सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर? अब सरल आवर्त गति यानी झूले की गति जो है लगभग कैसी होती है? सरल आवर्त गति। और यहां पूछ रहा आपसे क्या? दोलन काल को एक और नाम से जानेंगे, आवर्त काल। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि आवर्त काल है क्या? आवर्त काल है क्या? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि झूले की गति। हम पेंडुलम का उदाहरण लेते हैं। तो सरल आवर्त गति की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, यानी किसका? विस्थापन का।
सरल आवर्त गति आप जानते होंगे कि निश्चित बिंदु के लगातार आगे पीछे होने वाले गति को क्या कहते हैं। लेकिन एक कंडीशन और लागू होनी चाहिए, क्या? तभी होगा सरल आवर्त गति, नहीं तो केवल वो क्या होगा, जब कोई वस्तु निश्चित बिंदु के आगे पीछे करे तो वह आवर्त गति, लेकिन उसमें त्वरण किसके समानुपाती हो जाए तब वो क्या हो जाएगा। तो सरल आवर्त गति की सबसे बड़ी विशेषताएं हैं कि एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट का। तो इस गति में वस्तु निश्चित बिंदु के आगे पीछे करते रहता है। झूला भी यही न करता है, बस झूला में दो बिंदु है। तो ध्यान दीजिएगा, सरल आवर्त गति में वस्तु जब मध्य बिंदु से अंतिम बिंदु से दूसरे अंतिम बिंदु और दूसरे अंतिम बिंदु से जब मध्य बिंदु पर हम आते हैं तब हम कहते हैं कि एक दोलन या एक कंपन पूरा कर लिया है। कंपन और दोलन एक दूसरे के समान पर्यायवाची है, कोई अंतर नहीं है। सरल आवर्त गति में जब वस्तु मध्य से अंतिम, पहला अंतिम से दूसरा अंतिम और दूसरा अंतिम से पुनः मध्य में आती है तो क्या कहेंगे, एक दोलन पूरा कर लिया, एक कंपन पूरा कर लिया। और एक दोलन एक कंपन को पूरा करने में लगा समय को ही क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। बात को समझ गए ना। तो आवर्तकाल क्या है, तो सरल आवर्त गति में सिंपल हार्मोनिक मोशन में वस्तु को एक दोलन अर्थात एक कंपन पूरा करने में लगा समय को क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। और एक दोलन कब होगा, ये बात आप समझे कि नहीं समझे। एक दोलन कब होगा इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में आवर्तकाल कैसे निकाला जाएगा, तो इसके लिए कैलकुलस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं। आवर्तकाल T बराबर होता है 2 पाई √L/T। आवर्तकाल एक दोलन करने में लगा और आवर्तकाल बराबर होता है 2 पाई √L/2। आप जानते हैं पाई, आप जानते हैं जी यानी गुरुत्वीय त्वरण जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एल लंबाई है, एल क्या है, लंबाई है। ये लंबाई देख रहे हैं ना, यही लंबाई को कहते हैं एल। और लंबाई हमेशा सेंटर ऑफ मास से मापा जाता है, कौन से, और मानव का सेंटर ऑफ मास उसका नाभि है, नाभि, ठीक है ना। सरल आवर्त गति में निश्चित बिंदु और वस्तु के बीच की जो लंबाई एल का मापन होगा तो उसमें हम वस्तु के द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास से उसको मापेंगे। और मानव का सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है, उसके नाभि में होता, नाभि पर होता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इस फार्मूला को देखें, इस फार्मूला को देखें तो आवर्तकाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा √L का, होगा कि नहीं। यानी लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल, लंबाई घटेगी तो आवर्तकाल, कोई दिक्कत है। लंबाई घटेगा तो आवर्तकाल, लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा। क्लियर हो गया। अब आते हैं प्रश्न पर, अब आते हैं प्रश्न पर। खड़ा होकर झूल रहा था क्या, है? झूल रही है, ठीक है। खड़ा होकर, जब वो बैठेगा तो उसका नाभि क्या हो जाएगा, तो प्रभावी लंबाई क्या हो जाएगी। जब खड़ा था तो नाभि ऊपर था, वहीं से लंबाई मापन गया। अब बैठ गया तो उसका नाभि क्या हो जाएगा, नीचे। तो प्रभावी लंबाई क्या होगी, लंबाई नहीं बढ़ रही है, प्रभावी लंबाई बढ़ रही है, क्योंकि बैठने से द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास क्या हुआ, तो नीचे चला गया सेंटर मास, तो लंबाई क्या हो गई, लंबाई बढ़ गई। तो आवर्तकाल, आवर्तकाल बढ़ जाने का मतलब झूला धीरे धीरे झूलेगा, समझे कि नहीं।
आवर्त काल बढ़ गया तो इसका मतलब है कि दोलन करने में लगा समय बढ़ गया, अर्थात आगे पीछे करने में लगा समय बढ़ गया, अर्थात झूला धीरे धीरे घूमेगा। क्लियर? या धीरे धीरे झूलेगा। क्लियर? कोई दिक्कत? समझ गए सवाल को? तो अब झूला पर खड़ा होकर झूले, बैठकर झूले, लटक कर झूले, समझ गए ना कैसे बनाना है? कोई दिक्कत नहीं ना? आइए दोस्तों, किडनी, जब किडनी में अघुलनशील लवण, लवण समझते हैं ना? हैं? लवण क्या होते हैं? लवण क्या होते हैं? अरे वो तो इंग्लिश में कहते हैं सॉल्ट। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें तो लवण क्या है? यौगिक है। पदार्थ तीन प्रकार को, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो लवण क्या है? यौगिक है। लवण कैसे यौगिक है? तो लवण ऐसे यौगिक है जिसमें एक परमाणु धातु का और दूसरा परमाणु अधातु का, एक परमाणु धातु का और दूसरा परमाणु अधातु का, एक परमाणु धातु का दूसरा परमाणु अधातु का, एक परमाणु धातु का दूसरा परमाणु अधातु का। समझे लवण? अब लवण अम्लीय क्षारीय हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन लवण के बारे में आप जान लीजिए कि लवण क्या है? यौगिक है। लवण ऐसे यौगिक है जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वैसे नाम में ही एसिड लगा हुआ तो आप कहिएगा ये लवण नहीं है, ये अम्ल है। लेकिन आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन अधातु, क्लोरीन अधातु, यानी इस यौगिक में दोनों परमाणु किसके हैं? लवण के लिए शर्त है कि एक परमाणु किसकी रहनी चाहिए और दूसरा परमाणु अधातु का। क्लियर? बस समझ गए? लवण में कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि कभी कभी लवण को लेकर कंफ्यूजन हो जाता है कि लवण है क्या, और बहुत कुछ लगता है कि नमक जो खाते हैं वही लवण है, वो तो है ही, लेकिन और भी बहुत लवण है। खैर, लवणों की पहचान करने में तो आपको अब कोई दिक्कत होगा नहीं। तो जब किडनी में अघुलनशील लवण जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट, देख रहे हैं कैल्शियम धातु ऑक्जेलेट वाला टर्म क्या है? ये लवण है। कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल जमा होने लगता है तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? इस अवस्था को कहते हैं कि किडनी में पथरी हो गया। सामान्य भाषा में पथरी होना या स्टोन होना कहते हैं। और किडनी में पथरी या स्टोन होना को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? रीनल केलकाई कहते हैं। सामान्य भाषा में जो आप कहते हैं कि किडनी में पत्थर हो गया, पथरी हो गया, किसके कारण? इसी को विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? रीनल केलकाई। क्लियर हो गया? और किडनी के अनियमितताओं के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? यूरेमिया। अगर किडनी ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है तो रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाएगा? यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगा। और रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ना ही क्या कहलाता है? यूरेमिया। यूरेमिया की स्थिति डायरेक्ट बतला रहा है कि आपकी किडनी खराब है। अगर कोई व्यक्ति यूरेमिया का शिकार है तो निश्चित ही उसका कौन अंग खराब है? किडनी खराब है, क्योंकि बिना किडनी खराब हुए रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ नहीं सकती है। ग्लाइकोसूरिया मूत्र के माध्यम से ग्लूकोज का उत्सर्जन होना क्या कहलाता है? ग्लाइकोसूरिया। और यह स्थिति आपका डायबिटीज मेलिटस का है। किसका है? डायबिटीज मेलिटस। अगर किसी के मूत्र में ग्लूकोज निकल रहा है तो इसी स्थिति को क्या कहते हैं? ग्लाइकोसूरिया। और मूत्र में ग्लूकोज क्यों निकल रहा है? क्योंकि शरीर में ज्यादा ग्लूकोज है, इसीलिए मूत्र से निकल रहा है।
और शरीर में सामान्य से अधिक ग्लूकोज होना क्या कहलाता है? डायबिटीज। डायबिटीज भी दो तरह के, ग्लूकोज बढ़ने से जो डायबिटीज होता है उसे क्या कहते हैं? डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। ग्लूकोज का बढ़ना डायबिटीज मेलिटस कहलाता है। और डायबिटीज मेलिटस की स्थिति में ही कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया के दौरान मूत्र के माध्यम से क्या निकलते हैं? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? एक किडनी का वजन कितना होता है? 100। एक वयस्क व्यक्ति के किडनी का औसत वजन है 140 ग्राम। अगर भिन्न भिन्न व्यक्ति का देखिएगा तो 120 से 170 ग्राम, 120 से 170 ग्राम औसत निकालिएगा तो 140 ग्राम निकलेगा। क्लियर? और मानव के शरीर में कितने किडनी? 2 किडनी, जिसमें एक खराब हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा काम दूसरा किडनी करने लगेगा और मानव स्वस्थ जीवन जीता है। अब यहां पर यह जानना है, यह सवाल तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, किडनी हमारे शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है? उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। किस तंत्र का? उत्सर्जन तंत्र का, एक्सक्रीटरी सिस्टम का। किडनी किस तंत्र का हिस्सा है? उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। और उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा होने के कारण किडनी के 2 प्रमुख कार्य। पहला कार्य, रक्त से यूरिया नहीं बल्कि अतिरिक्त यूरिया को निकालना। और दूसरा काम है मूत्र का निर्माण करना। त्याग करने के लिए अलग अंग है, मूत्र का निर्माण करना। तो किडनी किस तंत्र का हिस्सा है? उस उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा है। और किडनी के कितने प्रमुख काम है? रक्त से अतिरिक्त यूरिया को निकालना और दूसरा काम है मूत्र का निर्माण करना। क्लियर हो गया? एक किडनी खराब होगा क्या होगा? आदमी मर जाएगा? जिंदा रहेगा, वो भी स्वस्थ तरीके से। क्लियर? क्या हुआ? किसी का खराब हो गया कि? तो आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। आगे बढ़े। 5 नंबर, नमी। नमी समझ रहे ना? जल जल जल, वायु या रसायन केमिकल द्वारा धातुओं के सतह पर रासायनिक प्रभाव को संक्षारण कहा जाता है। बिल्कुल। क्या कहा जाता है? संक्षारण कहा जाता है। जैसे लोहे में जंग लगना लोहे का संक्षारण है। तो बिल्कुल सही है। नमी, वायु या रसायन द्वारा धातुओं के सतहों पर रासायनिक प्रभाव को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। अंग्रेजी में कोरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण को अंग्रेजी में कोरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। तो पहला कथन सही है। धातुओं का संक्षारण लाभप्रद तथा हानिकारक दोनों होता है। सही है? बिल्कुल सही है। लोहा में जंग लगना क्या है? एल्युमिनियम का संक्षारण होना लाभप्रद। एल्युमिनियम के ऊपरी परत पर जैसे संक्षारण होता है, भीतरी परत अपने आप सुरक्षित हो जाते। वही लोहा में जंग लगते जाता है, झड़ते जाता है, अंत में लोहा गया। क्या? लोहा में संक्षारण होना हानिकारक है, वही एल्युमिनियम में संक्षारण होना लाभप्रद है। अब जानते हैं ना बिजली का तार एल्युमिनियम का क्यों बनाया जाता है? क्योंकि एल्युमिनियम में संक्षारण होता है लेकिन केवल ऊपरी परत का। और जैसे एल्युमिनियम के ऊपरी परत संचारित होता है, भीतर का परत अपने आप क्या हो जाता है? सुरक्षित हो जाता है। और लंबे समय तक एल्युमिनियम में कुछ होता ही
नहीं है, जब तक पोल पर से चोर काट कर लेकर भाग ना जाए। क्या तो दोनों कथन आपका क्या है? धातुओं में होने वाला संचारण लाभदायक भी है और हानिकारक। अब आपसे यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? ये तो समान सा प्रश्न है, दोनों कथन सही है। अब यहां पर पूछा जाएगा लोहे का जंग, लोहे पर जो जंग लगता है उस जंग का फॉर्मूला Fe2O3X H2O, इसलिए कि जितना अधिक दिन आप बाहर में रखिएगा उतना जल के अणु क्या होते जाएंगे। तो लोहे में जो जंग लगता है उस जंग का फॉर्मूला क्या है? Fe2O3X किस लिए दिए है कि जितना अधिक दिन लोहा में बाहर रखेगा उतना ही जल के अणु क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। उसके बाद एल्युमिनियम पर बनने वाली परत वो कौन है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम में संचालन होकर जो ऊपर में परत बनता है वो किसका होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। यही एल्युमिनियम ऑक्साइड उसे भीतर से क्या कर देता है? पूरी तरह सुरक्षित। चांदी के सतह पर काला परत बनता है और चांदी के सतह पर काला परत सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड। यह भी पूछा हुआ प्रश्न है। चांदी में जब संचारण होता है बाहर में रखने से तो उसके ऊपर काला परत बन जाता है। वो काला परत किसका होता है? सिल्वर सल्फाइड का होता है। चौथा पूछता है तांबा पीतल पर बनने वाली हरा परत, हरा परत ये किसका होता है? तो कॉपर कार्बोनेट का। पीतल में भी 70% तांबा ही होता है। तो जब पीतल और तांबा को बाहर में रखते हैं तो उस पर हरा परत बन जाता है और वो हरा परत किसका होता है? कॉपर कार्बोनेट का। तो लोहे पर जंग जो लगता है उस जंग का फॉर्मूला है Fe2O3X H2O। एल्युमिनियम का संचारण जो होता है तो एल्युमिनियम के ऊपर बनने वाली परत एल्युमिनियम ऑक्साइड। चांदी पर संचारण होता है तो उसके ऊपर काला परत बन जाता है जो सिल्वर सल्फाइड का होता है। तांबा और पीतल को बाहर में छोड़ देने पर जो संचारण होता है तो उसके ऊपर हरा परत बन जाता है जो किसका होता है? क्लियर? और इससे ज्यादा औकात नहीं है परीक्षा का पूछने का, समझे कि नहीं? हाँ, क्या एल्युमिनियम पर वही भूरा टाइप का कलर होता है। आज चेक कर लीजिएगा तो जाते वक्त एल्युमिनियम पर भूरे कलर ना होता जी। हाँ, पहले बच्चा थे तो समझते नहीं थे, ठीक है। पहले नोक्सी लगाया जाता था जी तो समय समय पर उसको रगड़ना पड़ता था। ये किसका परत था? एल्युमिनियम ऑक्साइड का, ठीक है। आइए दोस्तों, एकदम इजी प्रश्न। ये प्रश्न क्लियर हो गया जी? दोनों कथन क्या था? सही था। आइए 6 नंबर, भौतिक राशि है और मात्रक है तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभव का मात्रक वोल्ट। फैराडे विद्युत धारिता, फैराडे किसका मात्रक है? विद्युत धारिता का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम, लेकिन विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। फैराडे विद्युत धारिता का मात्रक है। फैराडे विद्युत धारिता का मात्रक है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? कूलम। विद्युत आवेश का मात्रक लीवर के संबंध में निम्नलिखित होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? ए
अच्छा, एक मिनट पढ़ते हैं पूरा। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी अंत, यही तो गलत है जी, लगता है एक से ज्यादा गलत है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन यकृत अंतःस्रावी नहीं बल्कि बहिःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि उसे कहते हैं जिस ग्रंथि में कोई नली, और लीवर में बिल्कुल नली होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि वो ग्रंथि है जिसमें कोई नली नहीं होती है और वो हार्मोन का निर्माण करता है। ऐसी ग्रंथि जिसमें नली होती है और जो प्रायः एंजाइम का निर्माण करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो लीवर में तो बिल्कुल नली है, नली के द्वारा वो छोटियों से जुड़ा रहता है। तो लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन यह कैसी ग्रंथि है? ये गलत है। यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बिल्कुल सही। यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका इस हेतु मनाता है कि यकृत के द्वारा ही पित्त का निर्माण होता है, लेकिन यकृत पित्त रस का निर्माण करता है। पित्त रस यानी बाइल जूस। प्रकृति क्या होती है? क्षारीय। प्रकृति क्षारीय। तो यकृत जो है, लीवर जो है, वो पित्त रस का निर्माण करता है, लेकिन निर्मित पित्त रस पित्ताशय में जमा होता है, लीवर में जमा नहीं होता। तो ये कथन भी क्या है? गलत है। यकृत पित्त का निर्माण कर उसे संग्रहित नहीं रखता है, बल्कि संग्रहित रखने का काम किसका है? पित्ताशय का है, गोल ब्लेडर का है। तो यह भी गलत है। यकृत कोशिका में लाइसोसोम की अधिकता होती है, बिल्कुल सही है। लाइसोसोम की अधिकता होने के कारण ही यकृत विषैले पदार्थ को विषहीन कर देता है। यकृत में इतने क्षमता है कि शरीर में छोटे मोटे विषैले पदार्थ को वह क्या कर देता है? विषहीन। ऐसा यकृत कैसे कर पाता है? क्योंकि उसके कोशिका में लाइसोसोम भरा हुआ है। लाइसोसोम अपनी विष का थैली लेकर घूमते रहता है, ठीक है ना। यकृत उसी लाइसोसोम की अधिकता के कारण विषैले पदार्थ को विषहीन करने में कामयाब होता है। तो ये भी सही है, लेकिन यहां पर गलत कौन कौन है? ए और सी। यहां पर करेक्ट कौन सही नहीं है? तो ए भी सही नहीं है और सी भी सही। दोस्तों, इसका उत्तर होगा ए तथा सी। ए भी गलत है और सी भी गलत है। यकृत पित्त रस का तो निर्माण करता है, लेकिन उसको संग्रहित करने का काम कौन करते हैं? पित्ताशय करते। उसको संग्रहित करने का काम कौन करते हैं? पित्ताशय। क्लियर? नेक्स्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे एंटासीड, एंटासीड, इसकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय। ऐसी दवा जो पेट की अम्लीयता जो किसके अधिक निकल जाने के कारण, एसियल, हमारे पेट अर्थात आमाशय में भोजन को पचाने के लिए एक विशेष प्रकार के अम्ल होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब कभी वो अधिक निकल जाते हैं तो इससे पेट की अम्लीयता उत्पन्न हो जाती है, जिससे पेट दर्द और बहुत ज्यादा गैस का समस्या उत्पन्न हो जाता है। तो एंटासीड ऐसी क्षारीय किस्म की दवाई है जो पेट की अम्लीयता को कम या समाप्त करता है। क्लियर हो गया ना? एंटासीड कैसा दवाई है ये आप समझ गए। एंटासीड की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय। एंटासीड की प्रकृति
छाड़िए। तो ऐसी दवा जो पेट की अम्लीयता को या पेट में निकले या आमाशय में निकले अधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव को कम करता, उसे एंटासिड कहते हैं। अब आइए सवाल पर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे एंटासिड का रासायनिक सूत्र है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशिया कहते हैं और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं और यही एंटासिड के रूप में काम आता है। हालांकि कोई भी क्षारीय पदार्थ जो मानव के शरीर के लिए हानिकारक न हो उसे एंटासिड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब जो इनो यूज किए कभी हजमोला सब यूज किए हैं, सबकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय। वो भी एक एंटासिड दवाई है, वो भी क्या है? एंटासिड दवाई है। ऑनलाइन वाले दोस्तों कुछ बोल नहीं रही हैं, लगते हैं पूरे मन से पढ़ रहे हैं। आगे बढ़े। एक 1.2 गुना 10 के पावर 3 एमयू कार्बन में कार्बन के कितने परमाणु? एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना? 12 में। क्लियर? ये तो बात आप जानते होंगे। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 एमयू होता है कि नहीं होता है? एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान 12 एमयू। तो परमाणु की संख्या बराबर बट्टे कितना? क्लियर? नीचा में 10 ले आइए, 12 काट दीजिए, 10 के पावर 2 कितना परमाणु? कोई दिक्कत है? चलिए, पी के यादव, राज आनंद सिंह, प्रणव आनंद, धर्मेंद्र कुमार, ये स्क्रीन पर ये काला पट्टी का है आ गया है। काला पट्टी पर क्या लिखा है दिखता भी नहीं है। प्रेस एनी की टू आगे बढ़े जी। कहिए सवाल में कोई दिक्कत? इस सवाल में दिक्कत का मतलब जानबूझकर दिक्कत, ठीक है ना? हाँ, कभी कभी सवाल आप सब कुछ जान रहे हैं, इसमें आप सब कुछ जानते थे, जिनसे नहीं बना सिर्फ इसलिए में नहीं बना कि आप सही तरीके से सोच नहीं पाए। और कोई इसमें बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं है, ये इसलिए बता रहे हैं कि पहली बार हमसे भी नहीं बना। मोल तोल निकाल कर हम बैठल थे, बनियन रहा था। आइए 10 नंबर में, कोई वस्तु विराम की स्थिति से, मतलब रेस्ट से, विराम की स्थिति में चल रहा तो उसका प्रारंभिक वेग को क्या मानना पड़ेगा? 0। विराम की स्थिति से 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यानी त्वरण का मान 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर चलती है। 250 मीटर चला, यानी कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना? चलने के बाद उसका वेग, यानी पूछ रहा है अंतिम वेग। अंतिम वेग तो बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a(s). ये फॉर्मूला तो आप जानते होंगे। ये फॉर्मूला तभी काम करता है जब सीधी रेखा पर चले। सीधी रेखा पर चलता है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल, तो भी निकालना है u का मान 0, क्योंकि विराम से स्टार्ट हुआ। a का मान 0.5, s का मान 250, तो 5 दूनी 10, ये तो हो जाएगा। तो b बराबर 250 का अंडर रूट, ये हो जाएगा लगभग में 15.8 इसलिए दे दिए। 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर
225, 250 15 से कुछ ज्यादा होगा। अब 15 से कुछ ज्यादा आपका यही है ए नंबर। स्क्रीन बंद हो गया। कहिए सवाल में कोई दिक्कत? निम्नलिखित में कौन प्राथमिक प्रदूषक के श्रेणी में नहीं आते हैं? तो प्रदूषक वो जो प्रदूषण फैलाता है, प्रदूषक उसे कहते हैं जिसके कारण प्रदूषण, और ये दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक प्रदूषक प्राइमरी पोल्यूएंट और द्वितीयक प्रदूषक। अब प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक किसे कहते हैं इसको समझ लीजिए। प्राथमिक और द्वितीय प्रदूषक किसे कहते हैं? ऐसे प्रदूषक जो जिस रूप में उत्पन्न होते हैं उसी रूप में प्रदूषण फैलाते हैं, उसे क्या कहते हैं? जिस रूप में उत्पन्न हुआ उसी रूप में प्रदूषण फैला रहा है तो वो क्या है? प्राथमिक प्रदूषक। द्वितीय प्रदूषक ऐसे पदार्थ जो उत्पन्न होते हैं और वातावरण में आकर किसी और गैसों से रिएक्शन कर लेते हैं और रिएक्शन के उपरांत जो बनता है वो प्रदूषण फैलाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो ऐसे प्रदूषक जो जिस रूप में उत्पन्न होते हैं उसी रूप में प्रदूषण फैलाते तो उसे क्या कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो जिस रूप में उत्पन्न होते हैं उस रूप में प्रदूषण, बल्कि वो उत्पन्न होकर वायुमंडल में आते हैं, वायुमंडल के गैसों से रिएक्शन करके एक ऐसे पदार्थ को बना देते हैं जो प्रदूषण को क्या करता है? फैलाने लगता है। कार्बन डाइऑक्साइड, हालांकि ये तो प्रदूषक गैस नहीं है, इसकी मात्रा जब वायुमंडल में बढ़ती है तब जाकर ये प्रदूषण फैलाने के योग्य होती है, और वर्तमान में सबसे बड़ा ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये तो प्रदूषक गैस नहीं है, लेकिन ये प्रदूषक गैस तब बनती है जब इसकी मात्रा अधिक हो जाए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0 लेकिन बढ़कर हो जाए कितना %, तब ये प्रदूषण फैलाने योग्य हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल का अनिवार्य गैस है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य है। कार्बन डाइऑक्साइड सामान्य तौर पर प्रदूषक गैस नहीं बल्कि वायुमंडल का एक आवश्यक अवयव है, लेकिन इसकी मात्रा जब बढ़ने लगती है तो ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं और प्रदूषक फैलाने लगते हैं, तो ये प्राथमिक प्रदूषक है क्योंकि इसी रूप में उत्पन्न होते हैं और इसी रूप में ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। कार्बन मोनोऑक्साइड तो इसी रूप में उत्पन्न होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को उत्पन्न कौन करता है सबसे ज्यादा? ऑटोमोबाइल। ये जो बाइक हो गया, कार हो गया, इसके धुआं में सबसे खराब कंपोनेंट कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये इसी रूप में उत्पन्न होते हैं और इसी रूप में ये स्वीट पॉइजन है। स्वीट पॉइजन क्यों? आपके शरीर के अंदर जाएगा, आपका शरीर रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि मीठी सुगंध वाली गैस, और जब पर्याप्त मात्रा में शरीर के अंदर चला गया तो एकाएक फरफराते हुए मौत हो जाती। और डीडीटी तो अब इसका उपयोग बंद हो गया है। डीडीटी इसका उपयोग कीटनाशक के तौर पर, किस तौर पर? कीट। और ध्यान रखिएगा, कीट जो आंखों से दिखता है, जो आंखों से नहीं दिखता उसे कहते हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव को मारने के लिए एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करते हैं। यह डीडीटी एंटीसेप्टिक नहीं है, पेस्टिसाइड है, यानी कीटनाशक है। याद रखिएगा, पेस्टिसाइड जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? कीटनाशक कहते हैं। वो छोटे छोटे कीटों को मारता है जो आंखों से दिखते हैं। एक होते हैं एंटीसेप्टिक जो सूक्ष्म जीवों को मारते हैं जो आंखों से दिखते नहीं है। तो डीडीटी एक पेस्टिसाइड है, इसका इस्तेमाल खेत के फसलों पर किया जाता है, और जब बारिश होती है तो उस बारिश के पानी में डीडीटी बहते बहते नदी और तालाबों में जाते हैं और मछली के शरीर में जाते हैं, फिर मछली हम खाते हैं, हमारे शरीर में आते हैं, फिर कई तरह के रोग को फैलाते हैं।
तो डीडीटी जिस रूप में उपयोग हो रहा है उसी रूप में हमारे शरीर में पहुंच जाकर हमारे शरीर को डिस्टर्ब कर देता है। डीडीटी का उपयोग आप खेतों में कर दिए, बारिश हुआ, बह करके चला गया नदी के तालाबों में, फिर उसी पानी में मछली है, डीडीटी चला गया मछली में, अब मछली खरीद कर आप लाए, डीडीटी आ गया आपके शरीर में, छिड़के थे खेत में, आ गया शरीर में। यही है डीडीटी की खासियत। और इसी रूप में यह प्रदूषण को फैला रहा है, हमारे शरीर को बीमार कर रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, डीडीटी प्राथमिक प्रदूषक है। बच गया क्या? नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे N2O, NO, ये सब इसी रूप में प्रदूषण को नहीं फैलाते हैं, बल्कि ये जल में घुलकर जल को अम्लीय बनाते हैं। ये सब नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है, बारिश हुआ उस जल में घुल करके जल से रिएक्शन करके क्या बना लिया? नाइट्रिक अम्ल बना लिया। और नाइट्रिक अम्ल यानी अम्ल वर्षा के रूप में फिर आ गया पृथ्वी पर। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड इस रूप में प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, बल्कि ये वायुमंडल में आते हैं, वर्षा जल से में घुलते हैं, वर्षा जल से रिएक्शन करके अम्ल वर्षा के कारण बनते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, ये प्राथमिक प्रदूषक नहीं है, द्वितीयक प्रदूषक है। क्लियर? आगे बढ़े। 19.6 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक पत्थर को छोड़ा जाता है। मीनार की चोटी 19.6 मीटर ऊपर से नीचे गिराया जाता है। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरे तो प्रारंभिक वेग 0 मानकर चलना पड़ेगा। कितना ऊंचाई से गिरा? पृथ्वी पर पहुंचने से ठीक पहले, पृथ्वी पर पहुंचने से ठीक पहले यानी अंतिम वेग। और जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरता है तो उस पर गुरुत्वीय त्वरण कितना लगता है? क्लियर? तो आपको अंतिम वेग निकालना है क्या? तो अभी तुरंत फॉर्मूला पर बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2as। और ये जो ऊपर से नीचे गिर रहा है, ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, गुरुत्व के अधीन होने वाली गति है। और इस फॉर्मूला को गुरुत्व के अधीन वाली गति में बदलिएगा तो u स्क्वायर प्लस 2gh। अब निकालिए, u का मान 0 है, g का मान 9.8, 19.6, तो v बराबर हो जाएगा 19.6 गुना 19.6 का अंडर रूट, यानी कितना हो जाएगा? 19.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। रूट हटेगा तो 19.6। चलिए, कह रहा कि आजकल बहुत मोटिवेटर घूम रहा है रोड पर। मोटिवेटर भी एक धंधा हो गया है, उसका मोटिवेशन क्लास चलता है, बीच बीच में चाय समोसा भी चलता है। गए मोटिवेटर का क्लास लेने, बहुत मोटिवेटर तो बहुत नाम कमा लिया है और ट्रेनिंग देता है कि आप मोटिवेटर कैसे बने। तो हम सोचने लगे कि अगर पूरा जनसंख्या मोटिवेटर बन जाए क्या होगा। क्या जी, कौन गाय की उन्नत नस्ल नहीं है? सुरती भैंस का है, भैंस का। करण स्विस, करण प्राइस, फ्रीसीवाल, जर्सी, ये सब विदेशी नस्ल है गाय की। सुरती किसका है? सुरती, मेहसाना, जाफरा, वादी और नीली रवि, नीली रवि, मुर्रा, नागपुरी। बस नमक की किताब में इतने हैं। क्या 9th क्लास का बायोलॉजी याद है?
अंतिम में फसलें काटा जाता है। 9th का बायोलॉजी आपको याद है, अंतिम चैप्टर यही है, पशुपालन एग्रीकल्चर। तो सुरती, मैसाना, जाफराबादी, नीली रबी, मुर्रा, नागपुरी, ये सभी किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है। इतना याद कर लीजिए भैंस का नस्ल, ठीक है। अब बाकी डेयरी फार्म खोलिएगा तब और नस्ल आएगा। क्लियर? ये करण, स्विस करण पर ये सब विदेशी नस्ल है, भारतीय नस्ल नहीं है, ठीक है, विदेशी नस्ल है। और सबसे ज्यादा विदेशी नस्ल कौन? जर्सी। जर्सी गांव गांव में फैला हुआ है। अब बहुत ज्यादा ये सेंसिटिव होता है। हमारे गांव में तो बहुत आदमी लोन लेकर डेयरी फार्म खोल लिया, ले आया जर्सी खरीद कर, खरन स्विस खरीद कर, और उसको पता क्या था, एक दिन क्या किया, जर्सी को मारा, ऐसा फटा मरिए गया। ठीक है, बहुत सेंसिटिव, लाइन कटा, 2 दिन गांव में पता चला 2 गाय मर गया। 14 नंबर, धातु के ऑक्साइड को, धातु के ऑक्साइड को, जैसे कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये क्या है? धातु के ऑक्साइड को कोक, कोक यानी क्या? कार्बन। 98% शुद्ध कार्बन को क्या कहते हैं? कोक। 2% अशुद्धि होती है, लेकिन ये पूरा शुद्ध कार्बन है। तो धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करने पर क्या होगा? तो धातु अलग हो जाएगा। क्या होगा? धातु अलग हो जाएगा। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागलन कहते हैं, स्मेल्टिंग कहते हैं। धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म कर धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? और यहां पर यह कौन सी अभिक्रिया हो रही है? अवकरण। आपसे यह भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि धातु को, धातु के ऑक्साइड को किसके साथ अवकृत करके, किसके साथ अवकृत करके धातु प्राप्त किया जाता है? कोक के साथ भी, एल्युमिनियम के साथ भी, लेकिन ज्यादातर कोक के साथ। क्लियर? गैंग अयस्कों में मिले अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग। अयस्कों में मिले अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। ठीक है, अयस्कों में मिले अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। और अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए जो बाहरी पदार्थ मिलाया जाता है, ठीक है, गैंग हटाने हेतु मिला गया बाहरी पदार्थ क्या कहलाता है? फ्लक्स कहलाता है। और गैंग और फ्लक्स अभिक्रिया करके जो पदार्थ बनाता है उसे क्या कहते हैं? स्लैग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लैग कहलाते हैं। और स्लैग की खासियत होती है कि ये धातु के अयस्क से हल्के होते हैं, जिसे अयस्क से छान कर क्या कर लिया जाता है? अलग किया जाता है। तो पृथ्वी के भूपर पट्टी से जितने भी अयस्क निकाले जाते हैं उनमें कुछ ना कुछ अशुद्धि मिली होती है, जिसे क्या कहते हैं? गैंग। और गैंग को हटाने के लिए अगर बाहरी पदार्थ कोई मिलाया गया तो उसे क्या कहते हैं? फ्लक्स। और गैंग और फ्लक्स आपस में अभिक्रिया करके जो पदार्थ बनाता है उसे क्या कहते हैं? क्लियर हो गया? एक है कि फर्स्ट टाइम क्लास देख रहे हैं माई जी के एंड जीएस, कैसे कैसे क्लास होता है इसको बताइए। फोन कीजिए, नंबर दिया हुआ है माई जी के जीएस, नाम भी तो गजबे रख लिए हैं, माई जी के जीएस। कोचिंग चलाते हैं का हो? ठीक है, जो भी चलाते हो कॉल कीजिए, दो सब कुछ पता मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो तब तो हम है ये है। कॉल कीजिए, आप बैठे हुए तो कॉल कीजिए, आप भैया बताइए इसको।
15 नंबर 126 किलोमीटर पर आवर की चाल से किसी पत्थर को सीधे ऊपर फेंका गया, सीधे ऊपर, तो पत्थर किस महत्तम ऊंचाई को प्राप्त करेगा? तो सीधे ऊपर फेंका गया तो यह भी मोशन अंडर ग्रेविटी है, यह भी मोशन अंडर ग्रेविटी है। अब मोशन अंडर ग्रेविटी में एच मैक्सिमम हाइट एच बराबर यू स्क्वायर बाय, डायरेक्ट निकालिए, यू प्रारंभिक वेग जिससे उसको फेंका गया है, क्लियर। लेकिन यहां किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए, कितना रहा है? 35 मीटर पर सेकेंड। तो 35 गुना 35, जी का मान कितना है निकालिए तो हो बीटी कपास, आंसर निकल गया था जी, कितना? तो अगर किसी वस्तु को किसी प्रारंभिक वेग से सीधे ऊपर फेंका गया तो मैक्सिमम हाइट h बराबर यू स्क्वायर बाय 2g। बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्मजीव कौन है? तो जीवाणु है। क्या है? बीटी कपास एक प्रकार का जीएम बीज है। क्या है? जेनेटिक मॉडिफाइड बीज है, जेनेटिक मॉडिफाइड बीज है। कपास के इस प्रकार के बीज में किसके जीन डाल दिए गए हैं? जीवाणु के जीन डाल दिए गए हैं। इससे कपास रोग प्रतिरोधक बन गए। क्या बन गए? रोग प्रतिरोधक बन गए। तो बीटी कपास, कपास का एक जीएम बीज है, जेनेटिक मॉडिफाइड बीज है। जेनेटिक मॉडिफाइड बीज यानी कि जीन में या डीएनए में हेरफेर करके बनाया गया बीज। तो साधारण कपास के बीज में जीवाणु के जीन डालकर एक ऐसे मॉडिफाइड बीज तैयार हुआ जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई। भारत में उगाए जाने वाले 90% कपास कौन कपास होते हैं? और बीटी कपास के 3 किस्में भारत में चलते हैं। एक मैक 162, मैक 184, मैक 82। ये तीनों किस्म किस कपास की किस्म है? बीटी। भारत में यही 3 किस्म मैक 162, मैक 184, मैक 82 किसका उन्नत किस्म है? कपास का। और कौन कपास का? बीटी कपास का। बीटी कपास कैसा बीज है? जिसमें किसका जीन डाला गया है? जिससे यह रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने में विकसित कर लिया है। क्लियर? और बीज अधिनियम, भारतीय संसद ने सीड एक्ट बीज अधिनियम कब पारित किया था? 1966 में। उसी के अधीन बीटी कपास उत्पादन करने वाले कंपनी को लाइसेंस प्रदान किया गया। वर्तमान सरकार बीज अधिनियम को लगता भूल गया, नहीं बदला अभी तक। बाकी सारा अधिनियम, सारा एक्ट इधर से उधर कर दिया है। बीज अधिनियम लगता है कोई याद नहीं किया होगा। क्या अभी आ रहे थे, न्यूज चल रहा था, हालांकि हम पूरा देखे न, न्यूज चल रहा था कि भारत का नाम भारत ही रहेगा, इंडिया नहीं होगा। 17 नंबर आ रहे थे, न्यूज चल रहा था, फेक न्यूज था कि क्या था, हमको क्लास आना था तो देखे नहीं।
17 नंबर 17 नंबर, निम्नलिखित में कौन वैसे श्रेणी के रोग हैं? यह सवाल रिपीटेड है, जो पुराने होंगे बना लिए होंगे। निम्नलिखित में कौन वैसे श्रेणी के रोग हैं जिनके उपचार के लिए दिए गए औषधि से केवल रोग के लक्षण ही ठीक होते हैं, मूल रोग ठीक नहीं होते हैं? तो ये होते हैं कौन रोग? वायरस वाले रोग। वायरस वाले रोग जितने भी हैं, उस रोग पर एंटीबायोटिक दवाओं का असर नहीं होता है। एंटीबायोटिक दवाओं का असर नहीं होता है। इसीलिए वायरस वाले रोग का डॉक्टर लक्षण आधारित इलाज करते हैं। अब कहिएगा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं हो तो दूसरा दवा है, तो दूसरे दवाएं अभी बहुत कम उपलब्ध है। आपको जानकर हैरानी होगी, वर्तमान समय में 90% दवाई के क्षेत्र में कौन चल रहा है? जितने दवाएं हैं उसमें जो अधिकांश रोग ठीक होते हैं, 90% रोगों का इलाज केवल किससे होता है? एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक दवाएं जीवाणु के रोग पर पूरी तरह कारगर होते हैं, वायरस पर। इसीलिए वायरस के रोगों का इलाज डॉक्टर लक्षण आधारित करते हैं। जो लक्षण है उसी लक्षण से बचने के लिए क्या देते हैं, जिससे वो रोग ठीक नहीं होते हैं, केवल क्या ठीक होते हैं? लक्षण। तो लक्षण आधारित इलाज केवल किसका होता है? तो इसका उत्तर वही रोग होगा जो किसके कारण होगा? वायरस के कारण इन्फ्लुएंजा, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी जीवाणु के कारण, फाइलेरिया कृमि के कारण। फाइलेरिया किसके कारण? तो वायरस द्वारा होने जाने वाला रोग में जो दवाई देते हैं डॉक्टर, उससे केवल लक्षण ठीक होते हैं, मूल बीमारी ठीक होते। मूल बीमारी तभी ठीक होगा जब शरीर में खुद ब खुद एंटीबॉडी बनेगा। वैसे कई वायरस वाले रोग का कोई इलाज नहीं है। जैसे एड्स हो गया तो कोई इलाज नहीं, पोलियो हो गया तो कोई इलाज नहीं, रेबीज हो गया तो कोई इलाज नहीं। हालांकि एक बात है कि वायरस पर एंटीबायोटिक का असर नहीं होता है, लेकिन टीका का पूरा। इसीलिए वायरस वाले रोग को जो हटाया गया है, खत्म किया गया है, वो दवाई से नहीं बल्कि किससे? टीका से। क्लियर हो गया? निम्नलिखित में किस विधि द्वारा जल की अस्थायी अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर होती है? परमुटिट विधि के द्वारा। देखिए, एक होता है कठोर जल। कठोर जल उस जल को कहते हैं जो साबुन के साथ झाग नहीं देता है। ऐसे जल जो साबुन के साथ झाग देते हैं उसे मृदु जल कहते हैं, और ऐसे जल जो साबुन के साथ झाग नहीं देते हैं उसे कठोर जल कहते हैं। ऐसे जल जो साबुन के साथ झाग नहीं देते उसे कठोर जल भी कितने प्रकार के? अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। क्लियर? ऐसी कठोरता जो उबालने के साथ दूर हो जाए, और ऐसी कठोरता जो उबालने से दूर ना हो। तो अस्थायी कठोरता उबालने से दूर हो जाता है, लेकिन अस्थायी कठोरता उबालने से दूर। अब ये जान लीजिए, अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट है, जबकि अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या दोनों है।
अस्थाई कठोरता जल में किस लवण के घुलने के कारण आता है? तो कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट या सभी के सभी। जबकि अस्थाई कठोरता कैसे? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या दोनों। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए, अस्थाई कठोरता तो किस दूर होता क्या? उबालकर, या इसके लिए दूसरी कौन विधि है? क्लार्क विधि। अस्थाई कठोरता तो सिर्फ उबालने से क्या होता है? दूर हो जाता है। फिर भी एक और विधि है क्लार्क विधि। कौन? अस्थाई कठोरता दूर करने के लिए। जबकि सोडा विधि, कैल्गोन विधि, परमुटिट विधि से कौन कठोरता दूर होती है? अस्थाई कठोरता। तो उसमें परमुटिट विधि एक ऐसी विधि है जो अस्थाई कठोरता के साथ साथ और कौन कठोरता दूर कर देता है? अस्थाई भी। लेकिन ज्यादातर इसका इस्तेमाल किस कठोरता को दूर करने के लिए? कोई दिक्कत? समझ गए? तो कठोरता क्लियर हुआ कि नहीं? ऐसी कठोरता जो उबालने से दूर हो गया, ऐसी कठोरता जो उबालने से दूर ना हो। अस्थाई कठोरता का कारण क्या है और अस्थाई कठोरता का कारण क्या है? समझ गए? अस्थाई कठोरता कैसे दूर करेंगे? उबालकर या किस विधि से? क्लार्क विधि से। जबकि अस्थाई कठोरता के लिए परमुटिट विधि, सोडा विधि और परमुटिट विधि ऐसी विधि है जिसमें अस्थाई के साथ साथ। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब के बजाय पूरब से पश्चिम की ओर घूमना प्रारंभ कर दे तो जी का मान अपरिवर्तित रहेगा। घूमने की दिशा में परिवर्तन से जी के मान में कोई परिवर्तन। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ेगी, जी का मान घटेगा। जी के मान तथा पृथ्वी के परिक्रमण गति के बीच उल्टा संबंध है। पृथ्वी, देखिए यहां परिक्रमण दे दी। परिक्रमण का मतलब सूर्य के चारों ओर होता है। यहां पर क्या देना पड़ेगा? घूर्णन। तो पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ेगा, जी का मान घटेगा। घूर्णन गति घटेगा तो जी का मान। दिशा बदलने से जी के मान में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट, कॉपीराइट अधिनियम 1957 निम्नलिखित में किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित होता है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। आयात और निर्यात पर नजर कौन रखता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है ना? लेखक को अपने कृति के लिए, अर्थात लेखक को अपने लेखिकी के लिए, गायक को अपने गायकी के लिए, पेंटर को अपने पेंटिंग के लिए कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं? कॉपीराइट। भारत में कॉपीराइट अधिनियम किसी लेखक, पेंटर, गायक को मरने के 60 साल बाद तक कायम रहता है। क्लियर? कॉपीराइट एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को अपने लेखनी, गायकी या फिर पेंटिंग पर कब तक अधिकार रहता है? मरने के 60 साल बाद। अब कहिएगा मर गया तो फिर 60 साल बाद क्या? उसके जो कानूनी उत्तराधिकारी है वो उस कॉपीराइट का उपभोग मतलब भुक्तभोगी होगा। क्लियर? अमेरिका में है 70 साल, अमेरिका में 70 साल, भारत में है 60 साल, कनाडा में है 50 साल मरने के बाद। तो कॉपीराइट अधिनियम किसको प्राप्त होते समझ गए? भारत में कॉपीराइट एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को अधिकार कब तक प्राप्त होता है? मृत्यु के 60 साल बाद तक। मृत्यु के 60 साल बाद तक। होलोग्राफी तकनीक का खोज किसने किया? डेनिस गोबर ने
होलोग्राफी तकनीक का खोज किसने किया? निम्नलिखित विकल्पों में दिए गए कथनों में कौन सा कथन असत्य है? कोशिका भित्ति कोशिका को सुरक्षा और सहारा प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। सेल वॉल जो केवल पौधे में होते हैं, हालांकि कवक में भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कोशिका भित्ति किसके कोशिका में? राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का सक्रिय स्थल है, सही है। लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या की थैली कहते हैं, तो गलत कौन है? कोशिका का कंकाल तंत्र प्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है। शॉर्ट में इसे क्या कहते हैं? ईआर। कोशिका का कंकाल तंत्र इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन स्थल है, माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन स्थल है, और इसे ऊर्जा गृह पावर हाउस कहा जाता है। श्वसन की प्रक्रिया प्रत्येक जीवित कोशिकाओं के भीतर मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होती है, और श्वसन के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में ही संचित रहते हैं, जिस कारण माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, तो निश्चित ही वह क्या है? क्या जी? ऑक्सीजन। और प्रोटॉन की संख्या 8 है। अब तो और क्लियर हो गया, ऑक्सीजन। और उस परमाणु पर आवेश क्या होगा? तो परमाणु क्या होते हैं? उदासीन होते हैं, क्योंकि परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही, और इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश, प्रोटॉन पर प्लस आवेश, दोनों मिलकर क्या हो गया? तो सवाल में कुछ नहीं है, घुमा फिराकर पूछ यही रहा कि परमाणु क्या होते हैं? उदासीन होते हैं, अर्थात उस पर कोई आवेश नहीं होते हैं। और परमाणु उदासीन इसलिए होते हैं क्योंकि परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश, प्रोटॉन पर, दोनों मिलकर क्या हो गया? 0। एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, तो इस लेंस की फोकस दूरी 1/क्षमता कितना है? तो 0.5 मीटर। अगर क्षमता डायोप्टर में दिया है तो फोकस दूरी भी किस में निकलेगा? मीटर में, यानी 50 सेंटीमीटर। फोकस दूरी 1/, लेंस की क्षमता होता है। लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, यानी यह उत्तल लेंस है। यह कैसा लेंस है? उत्तल लेंस। और अगर क्षमता डायोप्टर में दिया हुआ है तो फोकस दूरी किस में निकलेगा? अब मीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, तो सेंटीमीटर में बदल गया क्या? शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 96% से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। दूसरे स्थान पर किस गैस की बहुलता है? दूसरे स्थान पर नाइट्रोजन की बहुलता है। किसकी? नाइट्रोजन की। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि इस ग्रह के 96% भाग पर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरे स्थान पर किस गैस की बहुलता है? नाइट्रोजन की बहुलता है।
भारत के शोध प्रयोगशालाओं के जनक शांति स्वरूप भटनागर हैं। शांति स्वरूप भटनागर को भारत में शोध प्रयोगशालाओं के जनक कहा जाता है। ठीक है ना। मकई और गन्ने के किण्वन से कौन से जैव ईंधन बनाया जाता है? इथेनॉल। इथेनॉल यानी C2H5OH, और ये आईपेक नेम है। साधारण नाम इसका क्या है? इथाइल अल्कोहल। क्लियर? डीएनए किसका आनुवंशिक पदार्थ है? ध्यान दीजिए, वायरस जो होते हैं उसको 3 कैटेगरी में आप बांट सकते हैं। प्लांट वायरस, जिसमें कौन न्यूक्लिक एसिड? आरएनए। ठीक है। उसके बाद एनिमल वायरस, उसमें कौन न्यूक्लिक एसिड? डीएनए। और एक खास प्रकार का वायरस होता है बैक्टीरियोफेज। ये ऐसे वायरस हैं जो केवल बैक्टीरिया के शरीर पर आश्रित रहते। ध्यान रखिएगा, प्लांट वायरस केवल प्लांट कोशिका में रहते हैं। प्लांट वायरस केवल प्लांट के कोशिका में रह सकता है, एनिमल में नहीं। एनिमल वायरस केवल एनिमल में रह सकते, प्लांट में नहीं। और एक खास प्रकार के वायरस है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वायरस वो वायरस है जो केवल और केवल बैक्टीरिया पर आश्रित रहता है। केवल और केवल बैक्टीरिया पर आश्रित रहता है। और इसमें भी न्यूक्लिक एसिड कौन होता है? डीएनए। तो टीएमबी, ये वायरस किस पौधे में पाए जाते हैं? इसका नाम है टोबैको मोजाइक। तो टीएमबी कैसा वायरस? तो उसमें कौन न्यूक्लिक एसिड? बैक्टीरियोफेज में कौन? क्लियर? और याद रखिएगा, एचआईवी ये एनिमल वायरस है, लेकिन इसमें कौन सा न्यूक्लिक एसिड? आरएनए न्यूक्लिक एसिड होता है। यानी कुछ एनिमल वायरस अपवाद हैं जिनमें डीएनए न होकर क्या है? एड्स फैलाने वाला वायरस एचआईवी, जो कि एनिमल वायरस है, लेकिन इसमें कौन सा न्यूक्लिक एसिड? आरएनए। क्लियर हो गया? बात समझ गए? O2 गैस के 0.7 मोल का द्रव्यमान कितना होगा? तो 1 मोल का द्रव्यमान किसके बराबर होते हैं? आणविक द्रव्यमान के बराबर होते हैं। कोई भी यौगिक के, कोई भी अणु के 1 मोल का द्रव्यमान उसके आणविक द्रव्यमान के बराबर होते हैं। यहां O2 अणु है जिसका द्रव्यमान कितना होगा? 32 mu, यानी 32 ग्राम। तो अगर 1 मोल द्रव्यमान की बात करें तो 1 मोल O2 कितना ग्राम होगा? तो 0.7 मोल O2 बराबर 32 गुना 0.7, यानी कितना? 22.4 ग्राम। एक मोल का द्रव्यमान किसके बराबर होते हैं? आणविक द्रव्यमान के बराबर होते हैं। किसी यौगिक या अणु के 1 मोल का द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान के बराबर होते हैं। तो यहां O2 का आणविक द्रव्यमान 32 ग्राम निकल गया। और ध्यान रखिएगा, एमयू को ग्राम में बदलने के लिए कोई टेंशन नहीं है। एमयू को काटिए, ग्राम लगाइए, सिंपल सा रूल। तो O2 का आणविक द्रव्यमान 32 ग्राम, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16 mu होता है। तो 2 परमाणु मिलकर एक अणु बना है तो 32 ग्राम। 1 मोल ऑक्सीजन का
द्रव्यमान 32 ग्राम होगा, 0.7 का पूछ रहा है। नेक्स्ट, यदि 2 ओम प्रतिरोध वाले 2 ओम प्रतिरोध वाले 2 ओम 5 एम्पियर की धारा, कितना एम्पियर? 30 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो उत्पन्न विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा को W के रूप में इंडिकेट कर दिया है, उत्पन्न विद्युत ऊर्जा का खपत कितना होगा? तो उत्पन्न विद्युत ऊर्जा बराबर VIT या I²RT। भी यानी कि विभवांतर, विद्युत धारा गुना समय, लेकिन ये तो विभवांतर तो दिया नहीं है, तो हम दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं I²RT। उत्पन्न विद्युत ऊर्जा को इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। तो यहां इसी से निकालना पड़ेगा। I का मान कितना है? 5, R का मान 5, सॉरी R का मान 2, और समय कितना है? और मिनट जो है ऐसा मात्रक नहीं है, समय का ऐसा मात्रक सेकेंड, तो मिनट को किस में बदल देंगे? सेकेंड में। कितना आ रहा है? 90,000। नेक्स्ट, रक्त प्लाज्मा में रुधिर को थक्का बनाने वाले कारकों को यदि निकाल दिया जाए तो प्लाज्मा का बचा भाग क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। ठीक है ना? रक्त जमाने वाले सारे कारकों को हटा दीजिएगा तो क्या हो गया? सीरम। निम्नलिखित में कौन धातु अम्लराज? अम्लराज मतलब एक्वा रेजिया नहीं घुलता, तो ये कौन है? सोना और प्लेटिनम। ठीक है, सोना और प्लेटिनम ये एक्वा रेजिया में घुल जाता है, एक्वा रेजिया में घुल जाता है। क्लियर? 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3, इसके मिश्रण को क्या कहते हैं? एक्वा रेजिया। इसमें सोना घुल जाता है, प्लेटिनम घुल जाता है, लेकिन सोना और प्लेटिनम पर अन्य किसी अम्ल का कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन इसमें हीरा, डायमंड नहीं घुलता है, याद रखिएगा, डायमंड इसमें नहीं घुलेगा। तरंग दैर्घ्य का मात्रक, तो तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक क्या है? ठीक है ना? तरंग दैर्घ्य यानी कि एक दोलन या एक कंपन में तरंग जितनी दूरी तय करता है उसे क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य का अंग्रेजी नाम है वेव लेंथ। वेव लेंथ, एक कंपन, ठीक है, एक कंपन में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? एक कंपन में तरंग के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो तरंग दैर्घ्य चूंकि लेंथ है तो इसका SI मात्रक क्या होगा? लेकिन SI मात्रक तो पूछ नहीं रहा है, तो SI मात्रक नहीं पूछ रहा, तो इन सभी में तरंग दैर्घ्य को मापा जाता है, एंगस्ट्रॉम में भी, मीटर में भी, नैनो मीटर में भी। लेकिन SI मात्रक क्या है? SI मात्रक क्या है? वेवलेंथ का SI मात्रक। क्लियर? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर हो गया 10 के पावर माइनस, और 1 नैनोमीटर हो गया 10 के पावर 9। क्लियर? प्रोटोजोआ तथा जीवाणु एक कोशिकीय जीव अनुकूल परिस्थिति में किस प्रकार से प्रजनन करते? देखिए, एक कोशिकीय जीवों में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में
प्रजनन प्राय किस विधि से होता है? विखंडन या अलैंगिक जनन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब विखंडन भी दो प्रकार के, एक द्विविखंडन और दूसरा बहुविखंडन। जब एक कोशिका से दो बन गया तो उसे क्या कहेंगे? द्विविखंडन। जब एक कोशिका से ढेर सारी कोशिका तैयार हो जाए तो बहुविखंडन। तो जब अनुकूल परिस्थिति रहता है तो द्विविखंडन, जब प्रतिकूल परिस्थिति रहता है तब बहुविखंडन का सहारा लेते हैं। कोई दिक्कत? तो प्रोटोजोआ तथा जीवाणु जैसे जीव, प्रोटोजोआ तथा जीवाणु जैसे एक कोशिकीय जीव अनुकूल परिस्थिति में द्विविखंडन या समद्विविखंडन, एक ही बात हुआ, द्विविखंडन या समद्विविखंडन के द्वारा प्रजनन करते हैं। और जब उनकी परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती है तब वो द्विविखंडन न कर क्या करते हैं? बहुविखंडन। विखंडन सबसे आसान तरीके से होने वाला प्रजनन है, सबसे आसान तरीके से। एक कोशिका टूटकर दो बन गया तो उसे क्या कहिएगा? और एक कोशिका जब ढेर सारी कोशिका तैयार कर दे एक के बारे में, बहुविखंडन। तो एक कोशिकीय जीव अनुकूल परिस्थिति में किस प्रकार से प्रजनन करते हैं और प्रतिकूल परिस्थिति में? कोई दिक्कत? किसी ताजे तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किस गैस का प्रयोग करिएगा? नाइट्रोजन है ना जी। अमोनिया दुर्गंध मारता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपके तेले से रिएक्शन कर लेगा। ऑक्सीजन तो ये तो खराब करने में नंबर 1 है। बच गया को ये किसी से अभिक्रिया साधारण तौर पर करता तो ये सुरक्षित रखेगा सब बहुत दिन तक। वैसे भी किसी भी चीज को सुरक्षित करने के लिए लंबे समय तक किसका इस्तेमाल होता है? नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है, चाहे द्रव नाइट्रोजन का हो चाहे गैस नाइट्रोजन का। और जो कुरकुरे चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें भी कौन गैस भरे होते हैं? उसमें भी नाइट्रोजन गैस भरे होते हैं, नाइट्रोजन गैस। हवा में कांच के स्लैब पर, मान लीजिए ये कांच का स्लैब है, हवा में लंबवत या लंबवत होगा, परपेंडिकुलर, लंबवत आपतन के समय अपवर्तन कोण क्या होगा? तो जब प्रकाश की किरणें लंबवत आपतित होती है तो लंबवत ही निकल जाती है। अभिलंब गिराइएगा तो इसी पर गिरेगा, सब कुछ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर लंबवत आपतित होती है तो लंबवत ही निकल जाती है, मूर्ति नहीं है। जब मूर्ति नहीं है तो सब कोण क्या हो जाएगा? क्लियर हो गया ना? यानी कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम अगर लंबवत जाएगा तो उसका अपवर्तन, अपवर्तन का मतलब प्रकाश के पथ में परिवर्तन होना। लंबवत जा रहे हैं तो पथ में कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, और पथ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो अपवर्तन। आप ये पढ़े होंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाएगा फिर भी उसका अपवर्तन नहीं हुआ तो मतलब कैसे गया? लंबवत गया। लंबवत पड़ती है तो लंबवत ही निकल जाती है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? यह ग्रंथि हार्मोन वृद्धि पर नियंत्रण रखता है, ऐसा तो नहीं है। यह ग्रंथि हार्मोन, यह ग्रंथि के हार्मोन थायराइड, एड्रिनल, ब्रिसन को अंग्रेजी में टेस्टिस कहते हैं, और अंडाशय यानी ओवरी से हार्मोन निर्माण और निष्कासन को नियंत्रित करते हैं। बिल्कुल, यानी हमारे शरीर में जो पीयूष ग्रंथि है, और यह पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में है। कहां पर है? मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में है
और इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन अन्य ग्रंथि के कार्यों को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और पूछ दे पीयूष का मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि पर कंट्रोल कौन ग्रंथि रखती है? इसीलिए हाइपोथैलेमस को पीयूष का मास्टर कहते। अब बाकी ग्रंथि का मास्टर, अब पीयूष का मास्टर, क्योंकि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन पर कंट्रोल कौन रखता है? क्लियर? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठोस पदार्थ असंपीड है, इनकॉम्प्रेसिबल। संपीडे या कॉम्प्रेसिबल का मतलब है दबा करके आयतन को क्या कर देना? कम कर देना। लेकिन ठोस पदार्थ को दबाकर उसके आयतन को कम नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है, ठोस पदार्थ कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, इनकंप्रेसिबल होते हैं, यानी असंपीडे होते हैं। मतलब ठोस पदार्थ को दबाकर उसके आयतन को कम नहीं किया जा सकता। द्रव पदार्थ संपीडे होते नहीं, द्रव पदार्थ भी ठोस की तरह असंपीडे होते हैं। संपीडे केवल कौन होते हैं? गैस। गैस को दबा करके उसके आयतन को आप क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। एक और तीन, एक और तीन। एम द्रव्यमान के किसी पिंड को पृथ्वी तल के ऊंचाई h तक ले जाने पर किया गया कार्य, h ऊंचाई पर ले जाने पर किया गया कार्य उस वस्तु में संचित हो जाएगी। किस रूप में? एम द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई पर ले जाएंगे तो किया गया सारा कार्य किस रूप में वस्तु में संचित होगा? यानी किया गया कार्य पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा और स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? नीम हो गया, तुलसी हो गया, और कौन है? अकेला नीमे का पौधा क्या? क्या? देवदार। देवदार पेड़ है। हाँ ठीक है, नहीं पहचानते तो कोई दिक्कत नहीं। 2 लाख टाइप का पेड़ है भारत में, कितनों को आप पहचानिएगा? गांव का सारा पेड़ पहचान रहे हैं, वही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्या? वैसे देवदार को पहचानते होंगे? देवदार पहाड़ी इलाकों में उगने वाला, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश सबका न्यूज देखते होंगे। एकदम पेड़ जो एकदम इधर उधर उधर इस तरह का नीचे नीचे पत्ती, वो कौन है? देवदार है। ठीक है। 41, इस बार गांव जाइएगा नर्सरी से लेते जाइएगा। 41 नंबर, कठोर इस्पात में होता है। देखिए इस्पात लोहा और कार्बन का मिश्र धातु है, और इस्पात में कार्बन की मात्रा 0.1 से 1.5। तो जितना अधिक कार्बन की मात्रा मिलाएंगे इस्पात उतना ज्यादा कठोर होगा, उतना ज्यादा कठोर होगा। तो सॉफ्ट स्टील, इस्पात को अंग्रेजी में स्टील कहते हैं। तो सॉफ्ट स्टील में कार्बन की मात्रा 0.1 से 0.4, हार्ड स्टील में 0.5 से लेकर 1. तो मृदु इस्पात में, सॉफ्ट स्टील में कार्बन की मात्रा 0.1 से लेकर 0.4%, और हार्ड स्टील में 0.5 से 1.5%। वाष्प की गुप्त ऊष्मा 2260 गुना 10 के पावर 3 जूल पर केजी या 536
कैलोरी प्रति ग्राम। तो वाष्प की गुप्त ऊष्मा एसआई मात्रक में पूछेगा, गुप्त ऊष्मा का मात्रक जूल पर केजी। तो वाष्प की गुप्त ऊष्मा 22.22 गुना 10 के पावर 3 जूल पर केजी एसआई मात्रक में। सीजीएस मात्रक में पूछेगा तो क्लियर। और यहां पर एक प्रश्न और पूछा जाता है, बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा। तो बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा 336 गुना 10 के पावर 3 जूल पर केजी या सीजीएस यूनिट में 80 कैलोरी प्रति ग्राम। दोनों को याद रखिए। ऑनलाइन वाले पर ध्यान दीजिए, ध्यान पूरा दिए हुए हैं। मोहन गुप्ता का अब बताइए, बता तो रहे हैं क्या? अंतःस्रावी ग्रंथि थाइमस का संबंध है लिम्फोसाइट एवं एंटीबॉडी के निर्माण से। एंटीबॉडी प्रोटीन अणु है जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है। मानव शरीर के व्हाइट नामक अस्थि कहां? एकदम मुखवा के नीचे में, और इसका आकार होता है यू के समान। मुखवा के निचले भाग में। जीव के क्लोन के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। ठीक है। किसी जंतु या पौधे के शरीर से कोशिकाओं को काटकर उसे वृद्धि कराते कराते एक पूरे जंतु के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? और क्लोन किसका परिणाम है? अलैंगिक जनन का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम तो 36.9 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन। यहां आंसर क्या होगा? ए। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम 36.9 डिग्री या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? बीज से। अच्छा, पत्ती से। नामे में पत्ती लगा हुआ। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु की दूरी कितना है? और वस्तु की दूरी क्या होती है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर यह आपका लेंस है तो इधर की दूरी प्लस में, इधर की दूरी माइनस में मापी जाती है। और आप जानते हैं कि वस्तु हमेशा किधर रखा जाता है? इधर ही रखा जाता है। इसीलिए वस्तु की दूरी को किस में डिनोट करते हैं? माइनस में, यू में डिनोट करते हैं। और वस्तु की दूरी हमेशा क्या होता है? क्योंकि लेंस के बाएं तरफ की दूरी को ऋणात्मक मापा जाता है और दाएं तरफ की दूरी को, और यह मापने का इंटरनेशनल रूल है, कोई कारण नहीं है, बस मापने का तरीका है, इसी तरह मापना है। और जब भी आप लेंस की बात करिएगा वस्तु इसी तरफ रहता है, इसलिए वस्तु की दूरी यू हमेशा क्या होता है? और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक। अब वस्तु की दूरी कितना दिया? माइनस। कह रहा कि प्रतिबिंब का आवर्धन निकाले। आवर्धन ये बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा या छोटा है। और लेंस में आवर्धन m बराबर v बाय u। v प्रतिबिंब की दूरी है। लेंस में आवर्धन m बराबर v बाय, तो आवर्धन निकालने के लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? तो v निकालिए।
लेंस सूत्र 1/v प्लस 1/v माइनस 1/u बराबर 1/, ये लेंस फॉर्मूला है। भी आपको निकालना है u बराबर कितना, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, f का मान 10, तो 1/10 इधर जाएगा तो क्या, माइनस, तो 10 या 30, 15 दूनी 30, 1/30, तो v बराबर क्या हो गया, 30 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आवर्धन निकल जाएगा, आवर्धन 30 और 15, 15 दूनी 30, तो -2 या 2, आवर्धन 2 निकला। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब वस्तु का कितना गुना बड़ा है, 2 गुना बड़ा है। समझे। निम्नलिखित विकल्प में दिए गए कथन में कौन सा एक सही नहीं है। सी, प्रकाश के परावर्तन के कारण पानी में परासिका थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ता है, ये गलत। परावर्तन कारण नहीं बल्कि, तो गलत है आपका सी, बाकी सब सही है। अरे बताइए नहीं, क्या करिएगा, सवेरे जाकर कुछ तो कर नहीं है। वास्तविक मछली कौन है, डॉग फिश। ये सब मछली नहीं है, सिर्फ नाम में मछली लगा हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, धनाधन अब टेस्ट चलते रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन।